Yes. Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing good. चलिए तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। यूनिट 5, क्वालिटी। क्वालिटी माने क्या बेटा? बताइए। क्वालिटी। हम हमारे हर एक काम में क्वालिटी होना चाहिए, ऐसा बोले तो उसका मतलब क्या है? हाँ बेटा, बोलिए। तो क्वालिटी यानी कि जहां पे यहाँ पर हम किसकी क्वालिटी बताने वाले हैं आपको कि एक शू मेकर है, उनका जो क्वालिटी, जो जो पर जो क्या बोलते हैं, जब हम कुछ बनाते हैं तो वो कितना अच्छा है करके गुणवत्ता बताते हैं। गुणवत्ता यानी कि उसका जो कैसे अच्छा बना है। जैसे खाना बनाते हैं हम, कैसे क्या बोले, जो पनीर यूज करते हैं उसका कैसा गुणवत्ता है करके हम देखना पड़ता है। वैसे अगर शू बनाते हैं तो उनका जो चमड़ा है, लेदर है, उसका गुणवत्ता देखना पड़ता है ना बच्चों? तो क्वालिटी यानी कि जो उसमें जो उत्तमता है, यानी कि जो सबसे अच्छा क्वालिटी बोलने से हम सब हिंदी में भी हम अच्छी क्वालिटी है ऐसे बोल लेते हैं। तो सबको आता है क्वालिटी माने क्या। तो कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? पहला सवाल आपसे ऑथर कर रहे हैं कि क्या एक शू मेकर जो है, हम उसको आर्टिस्ट बुला सकते हैं करके पूछ रहे हैं। तो उसका जवाब भी वही दे रहे हैं, यस इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड। यानी कि उसमें उसका जो भी काम है, उसमें अगर उसका हुनर है और उसमें जो प्राइड है, उनके उसके जो ट्रेड यानी कि जो भी काम कर रहा है, वो शू बनाना हो सकता है, बैग बनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एज एनी अदर आर्टिस्ट, जैसे बाकी आर्टिस्ट जो मान लीजिए एक फोटोग्राफर है या एक मेकअप आर्टिस्ट है, कोई भी जो भी आर्टिस्ट अपने ट्रेड, अपना जो बिजनेस कर रहा है उसमें उसको कैसे शान के साथ, यानी प्राइड यानी शान के साथ, और उसका कैसे हुनर है उसमें, वो सब रख के और उस सेम रेस्पेक्ट, उसके जो काम कर रहा है उस पर उसको ही अच्छा रेस्पेक्ट है, सम्मान है, तो फिर वो भी तो आर्टिस्ट बन सकता है, ऐसे करके बोल रहे हैं। यस इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू। तो हम जो भी काम करते हैं उसके उसका उसके बारे में हमको अच्छी तरह आना चाहिए, हुनर होना चाहिए उस काम पर, हमको उस काम पर गर्व होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए, और हमको उस काम पर रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। तभी हम अच्छा सा वो काम कर सकते हैं। तो ये बोलने का मतलब है यहाँ पर कि ये तीनों है तो वो भी तो एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर किस आर्टिस्ट की बात की जा रही है बेटा? एक मिस्टर गेस्लर है। गेस्लर, अ जर्मन शू मेकर। कौन है गेस्लर? एक जर्मन शू मेकर है। सेटल्ड इन लंदन, वे कहाँ पर रहते थे बेटा? लंदन में रहते थे। इज परफेक्ट आर्टिस्ट, तो उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वे एक परफेक्ट आर्टिस्ट है। ओके, रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। तो यानी आपको जो स्टोरी अभी लिखा गया है, हम पढ़ने वाले हैं, उस स्टोरी को पढ़िए और देखिए। डिवोट्स, डिवोट्स माने वो कैसे अपना लाइफ जो है त्याग करते हैं अपने इस आर्ट के लिए। कौन सा आर्ट है? शू मेकर का कौन सा आर्ट होता है? शू बनाना, बूट्स बनाना। बूट्स, BOOT, बूट्स को तैयार करना। तो वो जो उनका जो बलिदान, जो त्याग है वो करते हैं, वो जरा पढ़िएगा जरूर करके, हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चले हम क्या करते हैं, हमारे लेसन को एक कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से पढ़ते हैं। तो मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर करूंगी, मगर आप लोग को अपना बुक निकालना है। कौन सा? टेक्स्ट बुक निकालना है। यहाँ पर आपको छोटा दिखेगा बेटा, आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है, आपको आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ना है। क्योंकि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको पढ़ा टेक्स्ट बुक लेके पढ़ाने का कोशिश करा रही हूँ, इसीलिए आप लोग टेक्स्ट बुक निकालिए अपना। और उसमें से जो पहला पेज नंबर जो ये लेसन का है, यूनिट 5, यानी पेज नंबर 72 को निकालिए बेटा। तो 72 में यहाँ एक पैराग्राफ, फर्स्ट फर्स्ट में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो वो हम पढ़ेंगे।
तो आप यहां से नहीं पढ़ोगे बेटा आप लोग। फिर यहाँ पे छोटा दिख रहा है करके मत बताइए बेटा, यहाँ पर ये देखिए, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ मैनी एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। तो यहाँ पर आई कौन है बेटा? आई यहाँ पर आपको लास्ट में, इस लेसन खत्म होते ही यहाँ पर लास्ट में नाम दिया हुआ है जॉन गैल्सवर्दी। मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ बेटा आपको, ये कौन है? जॉन गैल्सवर्दी। ओके, ये जॉन गैल्सवर्दी हैं, और ये ही बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर। ओके बेटा, तो ध्यान में रखिएगा। तो हम पढ़ेंगे आगे। आई न्यू, तो ये जॉन्स गैल्सवर्दी किसको जानते थे करके बताया नहीं है, फिर इतना बता रहे हैं, न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स स्पोर्ट्स। तो पहले ही हमको बता दिया है कि यहाँ पर गेस्लर्स ब्रदर्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ मेनी, यानी कि उनको गेस्लर्स ब्रदर्स को अच्छी तरह जानते थे। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वे मेरे फादर के बूट, यहाँ पर फादर्स अपोस्ट्रोफी एस लिखा गया है क्योंकि पिताजी के बूट्स बनाते थे। He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. तो वे है ना अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। ओके, विच वॉज इन अ स्मॉल, वो कहाँ पर था दुकान, वो कहाँ पर, एक छोटा सा बाई स्ट्रीट, यानी एक गली के अंदर और एक छोटी गली होती है ना, उसको ही बाई स्ट्रीट बोलते हैं। इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, और लंदन का सबसे बहुत ही फैशनेबल पार्ट में था। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गिस्लर्स ब्रदर्स। तो जो दुकान था उसमें बहुत ही अलग रूप, क्वाइट डिस्टिंक्ट माने बहुत अलग रूप से था। कुछ भी साइन बोर्ड कुछ भी नहीं था, सिर्फ अलावा उनके नाम जो है गेस्लर ब्रदर्स, वो सिर्फ ही लिखा हो रहता है। आपके बुक में वो चित्र है तो आप देख लीजिए बेटा, गेस्लर ब्रदर्स का चित्र जो है आपके बुक में है। फिर देर वॉज नो साइन अपॉन, वो पढ़ लिया हमने। ही मेड ओनली दैट वॉज ऑर्डर्ड एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट। तो वे है ना हमेशा पहले ही बनाए हुए बूट्स नहीं रखते थे, जैसे हम लोग दुकान जाते हैं खरीदने बूट्स, वैसे है ना वे नहीं रखते थे। उनका क्या वहां पर क्या था बेटा, ऑर्डर लेते थे। आपको क्या बूट्स चाहिए, कौन से चमड़े का चाहिए, चमड़ा दिखा के ऑर्डर लेके बनाते थे। तो यहाँ पर और जो भी वे बनाते थे, वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और वे जो भी बनाते थे कभी भी फिट, यानी कि एकदम सही फिट आते थे, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि कहीं भी गलती हो। जैसे हम टेलर जाते हैं, कपड़ा देते हैं सिलने के लिए, वैसे है ना यहाँ पर जूता है ना ऑर्डर करने से बना के देते थे हमारे गेस्लर ब्रदर्स। फिर यहाँ पे है, टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। तो मेरे लिए ये जो अभी बनाता था और बना रहा है, वो मेरे लिए बहुत ही मिस्टीरियस एंड वंडरफुल लगता था, एकदम मुझे अच्छा लगता था। उस वंडरफुल यानी कि बहुत ही बढ़िया बनाते थे। और ऐसे जैसे कि एक मिस्टीरियस यानी कि बहुत ही, क्या बोले, अलग रूप से, क्या बोलते हैं वैसे, कैसे बना लेता है ये, ऐसे बोलते हैं ना हम, कैसे बना लेता है ये जूते सब, ऐसा करके ऐसा हम सोचते हैं ना, तो उसी को ही हम बोलते हैं मिस्टीरियस। ओके बेटा, तो कैसे लगते थे उनको कि वो बचपन से किसके बनाते थे, क्या बोलते हैं, जूते, फादर के जूते बनाते थे। और वे बड़े भाई के साथ रहते थे, कहाँ पर, लंदन में रहते थे। और उनके दुकान में और कुछ नहीं, सिर्फ गेस्लर ब्रदर्स करके बोर्ड में लिखा रहता है, और कुछ भी नहीं लिखा रहता है। और मुझे है ना ये जो जूते वो बनाते हैं, वो कैसे ऐसा बना लेता है करके, जैसे एक मिस्ट्री माने राज होता है, तो राजमय बता सकते हैं कि मिस्टीरियस नहीं, राजमय लगता था कि कैसे बना लेता है हमेशा इतना बढ़िया से सही फिट। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot.
Isn't it awfully hard to do, मिस्टर गेजलर? तो मुझे है ना, जब मैं शाई यानी कि बहुत शर्माता था, जब मैं, हमेशा हर बच्चा जब छोटा रहता है तो था शर्माता है ना, तो मेरा यूथफुल फुट माने, यूथफुल माने जो जब हम छोटे रहते हैं तो हमारा क्या बोले, फुट यानी कि पाँव जो है वो बहुत ही यूथफुल यानी कि जवान रहता है ना, तो जवान जो पाँव, मेरा जो जवान पाँव है, मैं उनको हाँ यानी मापने के लिए देना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता ना, इतने बुजुर्ग के हाथ में हमारा पाँव देते हैं। तो मैंने पूछा एक बार, इजंट ऑफली हार्ड टू डू मिस्टर गेजलर? तो आपको क्या अजीब नहीं लगता ये काम करने के लिए, ऐसे मैंने पूछा। एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ हिज रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। तो वो रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड यानी जर्मन्स जो है उनके बियर्ड जो है रेड कलर की रहती है, तो वो ऐसे बोलने का मतलब है कि उनका जो बहुत दाढ़ी था, तो उनके मुंह है ना, और जैसे उनका शब्द दाढ़ी से निकल रहे हैं बोलने के लिए, ऐसे एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एंड इज आंसर गिवन विद a sudden smile from out of his redness of his beard। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है, आईडी इड इज एन ऑर्डर्ड ऐसे दिया है, तो ये जो जर्मन्स है ना बेटा, टी को डी ही प्रोनाउंस करते हैं। क्या करते हैं? टी को डी ही प्रोनाउंस करते हैं। एक मिनट, कुछ तो क्लिक हो गया। तो यहाँ पर अनोटेट करके लिख के बताती हूँ बेटा, यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर, तो इसको कैसे पढ़ने का आपको? इट पढ़ने का। इट, आई टी, इट पढ़ने का। आई डी इड लिखा है, इट इज एन आर्ड, आर्ड लिखा है, ए आर्ट है, ए ए आर टी है वो, आर्ट को ही उन्होंने यहाँ पे ए आर डी टी, आर्ड लिखा है। तो वो लोग जर्मन जो है, इस टी को डी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो जहां भी आपको टी एच और टी का आएगा, वे लोग ढ ढ करके साउंड करते हैं। ओके बेटा, राइट। तो क्या बोले कि नहीं, मुझे कुछ ऑफुल नहीं लगता है, क्योंकि मेरे लिए ये एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम एवरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। तो वो क्या बता रहे हैं कि उनके पास है ना, हमेशा जा नहीं सकते, क्योंकि उनके जो बूट्स जो वो बनाते थे, जूते, वो इतने यानी कि सालों आते थे, लास्टेड टेरिबली यानी कि बहुत साल तक आपको, जब तक आपको नहीं लगता कि मेरे को नया जूता चाहिए, वो फटते नहीं थे। इसका बोलने का मतलब है कि आप उसको सालों रख सकते हो, इसीलिए उनके पास जाना पॉसिबल ही नहीं था, बोल रहे हैं संभव ही नहीं था। तो ये जो हमने अभी पढ़ा, इनका क्वेश्चन आंसर मैंने बना के रखा है, तो वो आंसर करके हम अगले पैराग्राफ पर जाएंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पर हाउ वेर मिस्टर गेस्लर्स बूट्स, तो मिस्टर गेस्लर के बूट्स कैसे थे? तो आपको पूछा है, ए वोन आउट सून यानी कि जल्दी ही फट जाते हैं, लास्ट टेरिबली, सी क्रीक्ड, क्रीक्ड यानी वे भी ऐसे फट जाने का, यानी कि जूतों में आवाज आने लगती है, बराबर नहीं बनाने से जूतों में आवाज आने लगती है, तो उसको ही बोलते हैं क्रीक्ड। तो इनमें से कौन सा है बेटा? तो हमने पढ़ा था अभी यहाँ पर, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन एज हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। तो उनके बूट्स जो है टेरिबली लास्ट करते थे, ये ही आंसर है। अगला वाला देखेंगे बेटा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप, यानी कि उनका शॉप का नाम क्या था? तो क्या था? गेजलर शू था, गेज ब्रदर्स शू था, या गेजलर ब्रदर्स था? तो हमने पढ़ा था यहाँ पर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स, और आपके बुक में भी चित्र लिखा हुआ है कि उनके शॉप का नाम गेजलर ब्रदर्स था। तो अगला वाला, वेयर वॉज द शॉप लोकेटेड, तो कहाँ पर शॉप लोकेटेड था? हमने पढ़ा था यहाँ पर फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, यहाँ पर पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ में कि लंदन में था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लंदन, जर्मनी, इंडिया, तो लंदन ही सही है। बराबर ना बेटा? तो ये अगला पैराग्राफ जाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगला पैराग्राफ में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, तो वो देख के फिर आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखिए, पहला, वो बाद में ये बहुत सा वापस वो ऑथर जो है जाते हैं उनके दुकान में, और दुकान में जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो
उनको चमड़ा दिखाते हैं। तो ये जो है पहला वाला लाइन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा है। इट इज एन आर्ट, तो यहाँ पर देखिए डी का टी बन गया, यहाँ पे भी डी का, आई मीन टी का डी बना है। ये जो है गेसलस ब्रदर्स बात करने का स्टाइल है, जर्मन्स है ना वो लोग, तो ऐसे। तो यहाँ पर वो बाद में पूछते हैं कि आपने जूता ऑर्डर किया, आपको कब तक चाहिए। तो वो ये पूछते हैं, व्हेन डू यू वांट देम व्हेन डू यू वांट देम, ऐसे बात करते हैं वो लोग। तो एक्चुअल में हमारा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन क्या है, व्हेन डू यू, ये डी क्या है हमारा, हम टी लिखते हैं। और टी एच को, मैंने बताया था आपको, टी एच को भी डी लिखते हैं वो लोग। तो व्हेन डू यू वांट देम, व्हेन डू यू वांट देम ऐसे पूछते हैं वो लोग। मगर हम कैसे इंग्लिश में पूछते हैं, व्हेन डू यू वांट देम, ऐसे पूछते हैं। तो मैंने इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होने का, वो कैसे पढ़ने का करके मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया है। फिर वो बोल रहे हैं, वो खुद ही जवाब देते हैं कि टुमारो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट, ये देखिए यहाँ पर भी टी आना चाहिए, फोर्ड फोर्ड नाइट, यहाँ पर भी टी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ड ड डी आया है। ओके। तो फोर्टनाइट माने क्या बेटा, फोर्टनाइट माने 14 वीक्स, 14 डेज, 14 नाइट्स एक्चुअली, 14 नाइट्स। इस 14 नाइट्स को ही ऐसे बोल बोल के फोर्टनाइट 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 बन गया, 14 नाइट्स, 14 नाइट्स, फुट 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 करके बाद में ये वर्ड आया है, उत्पन्न हुआ है फोर्टनाइट। तो ये 14 को ही, यानी 14 रात, यानी 15 दिन बोल सकते हैं। 14 नाइट्स को ही हम फोर्टनाइट फोर्टनाइट करके बोलते हैं। तो उसको भी वो फोर्डनाइट फोर्डनाइट बोले, क्योंकि उनको टी नहीं आता है उनके जबान से, वो टी को ड ड ड करते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, मैं मेरा ब्रदर से पूछता हूँ। तो ब्रदर को भी टी है जाता है ना पिता, तो उसलिए ब्रदर, ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रदर, ऐसे बोलते हैं। ओके बेटा। तो ये जो है आपका पेज नंबर 74 में था, ये भी जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा था। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि एंड ही वुड से टुमारो, वो खुद ही बोलते थे जवाब कि मैं तुमको जूता है ना टुमारो फोर्टनाइट देता हूं करके। और ही फी वेर हिज एल्डर ब्रदर, अगर वो एल्डर ब्रदर रहते तो बोलते थे, क्योंकि दो ब्रदर रहते थे ना, कभी ये छोटे ब्रदर हैं तो बोलते नहीं थे, मगर वे एल्डर ब्रदर रहते थे तो बोलते थे कि मैं मेरे भाई से पूछ के बताता हूँ, आई विल आस्क माई ब्रदर, ऐसे करके बोलते थे। तो then I would murmur, thank you, good morning, Gessler, good morning, he would reply, still looking at the leather in his hand. And as I moved to the door, I would hear the tip tap. तो वो जब भी है ना, उनका जो घर जो ऊपर रहते थे, चमड़ा जो बनाते थे, तो जब भी उतर के आते थे उनका आवाज, शूज का टिप टैप टिप टो टिप टैप करके आवाज आता था उनका, जो चल के आने का आवाज, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि वो जो उतर के नीचे आ रहे हैं। तो वैसे ही टिप टैप आवाज आता तो हमको मालूम था कि वो ऊपर वापस जा रहे हैं। ओके बेटा। तो ये ही हमारे पेज नंबर 74 में है, दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है कि क्या कौन कब दोगे जूता, सब करके फिर वो चले जाते हैं। फिर अगला पेज में जो 75 में है वो हम स्क्रीन पर करेंगे। वो भी बहुत अक्षर छोटा दिखेगा बेटा आपको। आपको क्या करना है, आपको अपना पेज निकालना है और पढ़ना है। ये देखिए ये वाला पेज मैं बता रही हूँ, जो कि 75 में है ये पेज। आप लोग, मैं भी अपने बुक से ही पढ़ने वाली हूँ, तो आप लोग भी पढ़िए। सिर्फ आपको यह कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान देना है, इस पर नहीं ध्यान देना है, इस पर आपके बुक में से पढ़ेंगे हम। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gazza, that last pair of boots creaked to you. Do you know? तो ये जो बता रहे हैं यहाँ पर क्रीक्ड वर्ड, कि है ना, बाद में मैं ऑर्डर सब दे के बाद में अगले बार वापस गया था उनसे मिलने के लिए, और उनको बताया कि तुम्हारे जो जूते हैं ना वो क्रीक्ड हो गए थे। क्रीक्ड यानी कि क्या बच्चों, तो आपके बुक में यहाँ पर है वो वर्ड, शब्द जो है क्रीक्ड। ओके। तो आप बुक में देखोगे पहला पैराग्राफ में क्रीक्ड वर्ड है। तो he looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. तो वो जब क्रीक्ड बोले, क्योंकि उनके जूते इतने अच्छे होते हैं, तो उनको बोला जूते क्रीक हो गए, तो उनको बहुत ही अजीब लगा, और ऐसा देखने लगा जैसे कि वो मुझे अपने आंखों से बोल रहे हैं कि तुमने जो अभी ये स्टेटमेंट बोला ना वो वापस ले लो। यहाँ पर देखिए विथड्रॉ,
विथड्रॉ द स्टेटमेंट, यानी कि जो अभी जो तुमने बोला ना, वो मेहरबानी करके वापस लो, या तो और कोई शब्द में बताओ। ऐसे उनका देखने का देख रहे थे उनको। फिर उनको उन्होंने यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, देखो यहाँ पर आई टी इट है, आई डी इड लिखा है। इट शुडंट हैव, एच ए वी हैव के लिए ए वी हैव लिखा है बेटा आपके बुक में, देखिए। इट शुडंट हैव क्रीक्ड, तो सी को भी वो लोग ग ग ग का साउंड देते हैं। इट इड शुडंट हैव ग्रीक्ड, ग्रीक्ड ऐसे बोलते हैं, क्रीक्ड के बदले ग्रीक्ड बोलते हैं वो लोग। आई डिड, आई एम अफ्रेड, तो ये जो बोल वापस जवाब दे रहे हैं हमारे ऑथर की, नहीं वे हुए थे। आई एम अफ्रेड माने मैं डरता हूं, ऐसे बोलने का मतलब है यही सत्य है कि हुआ था, यही सही बात है करके बोलने का मतलब है। यू गॉड देम विद बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, सो क्या बोल रहे हैं, यू गॉड, गॉड माने गॉट, टी, देम, यू गॉट देम with with before they found themselves, I don't think so। तो वो क्या बोल रहे हैं कि क्या वो बारिश में भीग गए होंगे क्या, करके वेट, वेट माने वेट, देखिए वेट, ये डी वेट है, डब्ल्यू ई टी वेट, सो क्या बोल रहे हैं, यू गॉट देम वेट, वेट डब्ल्यू ई टी वेट, बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, तो यानी कि तुमने क्या उनको बारिश में गीले कर दिए हैं क्या, ऐसे पूछ रहे हैं। आई डोंट थिंक सो, तो उसका जवाब दे रहे हैं नहीं, मैं मुझे नहीं लगता है कि कभी मैंने गीला किया। एट दैट ही लोअर्ड हिज साइज, तो उनको बहुत अजीब सा शर्म आती है ना कि मेरा प्रोडक्ट कैसे ऐसे हो सकता है, तो उन्होंने अपनी नजर झुकाई, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी फॉर दोज बूट्स, जैसे कि वे अपने मेमोरी को पीछे जा रहे हैं कि वो कौन से चमड़े से बनाया था, ऐसे करके बहुत सोच में चले गए हैं। आई फेल्ट सॉरी हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, तो मुझे है ना बहुत सॉरी फील हुआ कि मैंने उनको ये जिक्र भी किया, क्या होता था मैं नहीं बोलता तो क्या होता था करके हमारा ऑथर को फील हुआ। फिर क्या हुआ, वो बोल रहे हैं सेंड देम बैक टू मी, तो सेंड एस को जेड का प्रोनाउंसिएशन दिया, जेंड देम बैक टू मी, बैक, जेंड देम बैक, जेंड देम बैक माने सेंड देम बैक का मतलब है। ओके, तो आपको ये प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा बेटा। तो वो जहाँ एस का प्रोनाउंसिएशन है जेड करते हैं, टी का प्रोनाउंसिएशन में डी करते हैं। ओके, तो बोलते हैं वापस दे दो मुझे, आई विल लुक एट देम, तो वो बोल रहे हैं मैं उनको देखूंगा तो मुझे वापस दे दो। सम, तो देखिए वापस एस का प्रोनाउंसिएशन जम, जम बूट्स, बूट्स नहीं बोल रहे हैं, बूट्स बोल रहे हैं। सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्थ, तो बर्थ में भी टी है जा रहा है इसलिए डी डाला हुआ है। सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्ड्स, इफ आई कैन डू नडिंग विद them आई टेक them ऑफ योर बिल्स, तो यहाँ पर इफ आई कैन डू नथिंग, नथिंग में भी टी है चाहता है इसलिए डी लिखा है। फिर विथ देम आई टेक देम ऑफ योर बिल, तो अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं वो आपके बिल से वो पैसा मैं काट दूंगा और उसके बदले मैं कुछ दे दूंगा आपको और कोई जूता, यानी कि बोलने का मतलब है कि मैं उसका पैसा नहीं लूंगा। कितने क्या बोले, सेल्फ, वो कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, देखिए। वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स, तो ये एक टाइम का इंसिडेंट है, हमको बता रहे हैं। फिर ऊपर अगली बार दूसरी बार जब और एक बार कुछ हुआ था, वो अभी बात बताने वाले हैं हमारे पोएट। तो ये हो गया कि मैंने उनको जूता है क्रीक बताया था, तो उनको उन्होंने उसके लिए गुस्सा सब नहीं किया, कुछ नहीं किया, मेरे को सिर्फ बताया कि वापस दे दो मैं देखूंगा, अगर नहीं कुछ नहीं हो सका तो मैं है ना, और जन्म से ही कोई कोई चमड़ा ऐसा ही होता है जो बेकार होता है, तो मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा करके, आई विल टेक देम ऑफ योर बिल करके बोल दिया। फिर यहाँ पर वापस दूसरा इंसिडेंट बता रहे हैं हमको। वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इन टू हिज शूज इन अ पैर ऑफ बूट्स बॉट इन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, तो मैं ना इमरजेंसी में कभी एक बार क्या हुआ, उनका जूता नहीं पहन के मुझे इमरजेंसी में एक जूता है ना बड़ा सा फर्म, बड़ा दुकान से खरीदना पड़ा, तो मैं वो पहन के चला गया। अरे बाप रे, वो तो पहचानते हैं अपने जूतों को। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ही टुक my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot,
तो मैं है ना देख पा रहा था कि उनके आंखें है ना मेरे जूतों के अंदर जा चुकी थी। ऐसा पेनिट्रेटिंग यानी कि अंदर जाके मेरा जो जूता है कितना बकवास क्वालिटी का है करके देखने लगे, करके बोलने का मतलब देखिए क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं। He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. यानी कि जो मेरा फुट को कवर कर रहा है वो बहुत ही हल्का चमड़े का है या इंफीरियर कवरिंग है। इंफीरियर माने हल्का। तो वो उनको फील कर सकते थे कि उनके आंखें इतने अंदर गए। देन दोज आर नॉट माई बूट्स। डोस, दोस के बदले यहाँ पे डोज आर नॉट माई बूट्स, तो टी एच को डी बोलते हैं। तो वही मेरा बूट्स नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, नॉट ऑफ sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. तो वो जो टोन में पूछ रहे थे ना कि मेरा बूट्स नहीं है जो तुम पहन के आए हो, तो वो जो टोन था उनका बात करने का तरीका था, गुस्सा भी नहीं था, दुख भी नहीं था, एंड इवन कंटेम्प्ट यानी कि वार्तालाप जैसे आर्ग्यू करने जैसा भी नहीं था। बट देर वॉज इन समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, पर ऐसा कुछ तो था जैसे कि वो क्या बोले, हमारा खून जो है जम गया, जो हमको अजीब सा लग रहा था कि अरे बाप रे, हम है ना दूसरों का जूता इनके दुकान में पहन के आ गया करके हमारा खून जो है जमने जैसे हमको फील होता है। सो क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। फिर क्या बोल रहे हैं, ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट फुट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। तो उन्होंने अपना जो हैंड, अपना जो फिंगर है एक वहां पर प्रेस किया मेरे बूट के यहाँ पर, और बराबर पहचान लिया कि यहाँ तुमको आरामदायक नहीं है, तुमको ये जगह पे कंफर्टेबल नहीं है ये जो शूज करके। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर अगली क्लास में हम आगे इस लेसन पर और भी पढ़ेंगे। व्हाट हैपन, तो यहाँ पर पढ़े व्हाट हैपन टू जॉन्स, जॉन कौन है यहाँ पर जो ऑथर है बेटा। व्हाट हैपन टू जॉन्स लास्ट पेयर ऑफ बूट्स, क्या हुआ था लास्ट पैर जब वे आए थे, पहला पहला बताया था ना कि ये बूट्स क्रीक्ड, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करके रखा है। तो लास्टेड लॉन्ग, क्रीक्ड, गॉट वेट, कौन सा है इसमें से? लास्टेड लॉन्ग, क्रीक्ड या गॉट वेट? यस, क्रीक्ड, कि यानी कि वे थोड़ा बहुत आवाज करने लगे हैं, क्रीक्ड हो गए हैं करके। तो अगला सवाल यहाँ पर, हाउ डिड मिस्टर गेजलर रिएक्ट to the when the author wore a pair of boots bought from the another firm। जब मिस्टर गेजलर पैर ऑफ शूज यानी कि एक कोई ऐसे बूट्स पहन के आए जो और कोई दुकान से लिया था, अनदर फर्म, अनदर फर्म यानी कोई और दुकान से लेके आया था, उनका रिएक्शन कैसा था, गेजलर का रिएक्शन कैसा था? गुस्से में थे, एंग्री, बी दुख में थे, सॉरी, सी नन ऑफ द अबव। सॉरी ये क्लिक हो गया था, यहाँ नन ऑफ द अबव आएगा बेटा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि वे न कि सॉरी थे न कि एंग्री थे, ये क्लिक हो गया बेटा बाय मिस्टेक। तो नन ऑफ द अबव ही आंसर है। ओके, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि वे न दुखी थे न गुस्से में थे, ना कि नाराज के दिखा रहे थे, कॉन्टेम्प्ट यानी नाराजगी भी नहीं दिखा रहे थे, सिर्फ उनको ये था कि उनका शूज जो है बराबर कंफर्टेबल नहीं है, वो ही बताने के लिए वो ऐसे देख रहे थे। तो इसीलिए ये नन ऑफ द अबव ये ना, ये दोनों सही नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी हाँ 1 मिनट ही बचा है, तो हम दूसरा पैराग्राफ नहीं कर पाएंगे, समय हो गया, तो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो आपके बुक में ही साइड में दिया गया है बेटा कि ये जो इट शुडेंट हैव क्रीक्ड, वो सब आपको साइड में बुक में आपको दिया गया है, कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिख के बताया है, इट इज एन आर्ट, कैसे डी को टी प्रोनाउंस करते हैं, और यहाँ पर जैसे उन्होंने बताया है जेंड देम बैक, इसका मतलब क्या है, ये सब आपके बुक में साइड में दिया हुआ है कि उसको बताया है उसका मतलब। ये एस का प्रोनाउंसिएशन ही ज करते हैं, जेंड, और हमको डी का तो टी एच का भी डी होता है, टी का भी डी हो जाए, सेंड देम बैक, ऐसे बोलने के लिए जेंड देम बैक ऐसे बोलते हैं, तो आपको जेंड देम बैक ऐसे। ऑल राइट, तो आप लोग को हमने पेज नंबर 75 तक कंप्लीट किया है। अभी हमारे पास 76, 77 और 78 में हमको क्या है, अगली कक्षा में हम देखेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सर।